हमने पेटेंट एक्ट चल रहा था, पेटेंट एक्ट कब आया है? 1970। सेक्शन 10 क्या है? 11A publication, 11B examination, 12 examination of application, 13 anticipation, सीधे 19 infringement, ठीक है। 20 substitution, substitution मतलब असाइन कर देना अग्रीमेंट के थ्रू, डेथ हो गई तो सर्वाइवर्स करेंगे, डिस्प्यूट हो गया तो जिसने ये एप्लीकेशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया है। उसके बाद 21 टाइम फॉर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ग्रांट, ठीक है। 25 ऑपोजिशन, 25 सबसेक्शन 1 एनी पर्सन, 2 इंटरेस्टेड पर्सन, 3 क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है क्या इस सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन के अंदर? हाँ हाँ, उसको इन्फॉर्म करना कि कैसे ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 26 है क्या? हाँ, क्या है? 39 FFL नहीं है, हाँ FFL, सॉरी, ठीक है। फॉरेन में अप्लाई करना है, इंडिया में कितने टाइम तक है? 6 वीक्स तक होना चाहिए। उसके बाद फिर 43 ग्रांट, 47 कंडीशंस, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ पेटेंटीज है सेक्शन 48, 53 टर्म ऑफ पेटेंट, कितना टर्म है? 15 to 20 ईयर्स, हम ले लेते हैं 20 ईयर्स, ठीक है। अब पेटेंट ऑफ एडिशन हमने समझा था कि अगर किसी ने भी पर्सन को और कुछ ऐड करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए पेटेंट का टाइमलाइन वहीं से स्टार्ट होगा जहां उसने वो चीज खत्म की थी, मतलब उसके लिए भी वही 20 ईयर्स है जिसमें वो बीच में उसे इंक्लूड कर रहा है। इसमें कोई इन्वेंशन नहीं है, इसके लिए वो क्या कंक्लूसिव दे सकता है एज एन एविडेंस? मेरा फर्स्ट मेन एप्लीकेशन, कि हाँ इसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। रिस्टोरेशन से स्टार्ट करना है हमको, सेक्शन 60, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट, मतलब रिन्यूअल फीस नहीं भरी, हर 3 ईयर्स में मैंने बोला रिन्यू कराना होता है, वो नहीं भरी तो सफिशिएंट कॉज देके रिन्यू को रिस्टोर करा सकते हो। नहीं भरी तो वो क्या कर देंगे? अबंडन कर देंगे। अब अबंडन कर दिया तो रिस्टोर करा सकते हो कि हमसे रिन्यूअल फी भरना रह गई थी, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा और उसके बाद वो चीज अलाउड है। हमेशा नहीं अलाउड है, पर एक सेक्शन है जहां आप अगर जेन्युइनली कोई रीजन है और आपसे लैप्स हो गया तो आप इस सेक्शन को यूज करके रिस्टोर करा सकते हो। कि हमें पेटेंट ग्रांट हो गया था, 3 साल हमने पेटेंट यूज भी किया, उसके बाद हमारी फीस रिन्यू हम नहीं करा पाए तो हम क्या करा सकते हैं? रिस्टोर। तो इफेक्ट ऑफ रीजन ऑफ फेलर टू पे एनी रिन्यूअल फी या विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड मे विद इन 18 months, ये इंपॉर्टेंट है, मे विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। मतलब कि आज 3 साल खत्म हुए और मैंने रिन्यू नहीं कराया, अब मैं 5 साल बाद आ रही हूँ कि मेरे को ना रिन्यू करा, रिस्टोर कराना है, मेरे को 3 साल यूज करने दिया था ना, अब मेरे को रिस्टोर कराना है, तो ये अलाउड नहीं है। 18 महीने तक का टाइम है, इस बीच आके करा सकते हो। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द लैब्स पेटेंट, कैसे रिस्टोर होगा? कंट्रोलर को एप्लीकेशन दोगे, सफिशिएंट कॉज दोगे, रीजंस दोगे कि क्यों नहीं कराया, ठीक है। तो दो ही रीजंस हैं कि हमने रिन्यूअल फीस जो हमने कराई थी वो इंटेंशनल नहीं था हमारा कि हम नहीं पे करें उसको, ठीक है। इट वाज नॉट आवर इंटेंशन कि हम नहीं पे करें, इट वाज एन अनइंटेंशनल इफेक्ट, ठीक है। देयर हैज बीन एन अनड्यू डिले इन मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो हमारे पास ऐसे कुछ सफिशिएंट कॉज है जिस वजह से हम आपके यहाँ रिस्टोर कराने आ रहे हैं। सफिशिएंट कॉज क्या है? कि हम रिन्यू फीस नहीं पे कर पाए, इट वाज नॉट इंटेंशनल, माफी चाहते हैं, और कुछ अनड्यू टाइप के डिलेज हो गए थे जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वही ओपोनेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा और केस डिसाइड हो जाएगा। सेक्शन 62 राइट ऑफ पेटेंटी ऑफ लैप्स पेटेंट विच हैव बीन रिस्टोर्ड, पेटेंटी के पास क्या राइट है? रिस्टोर हो गया, उसके बाद वापस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जहां जहां उस पीरियड में अगर किसी ने उसके पेटेंट को यूज किया है तो उसके अगेंस्ट भी वो जाके कॉम्पनसेशन या क्लेम डैमेजेस अवेल कर सकता है, ठीक है। सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, सरेंडर क्या होता है बच्चे? खुद से वापस कर देना, ठीक है, रिवोक कर देना बेसिकली। अब हमारे पास तो मैम ऑप्शन है 18 मंथ्स तक हम रिन्यू नहीं करेंगे तो अबंडेंट हो जाएगा, हम पब्लिश करने के बाद एग्जामिन नहीं करेंगे तो भी तो खत्म हो ही जाएगा, हम क्यों जाके सरेंडर करें पेटेंट? ठीक है, देखो जब आप खुद से छोड़ दोगे ना कि
रिन्यू नहीं कराते जाने तो एक बैड इमेज बनती है कि इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, इतनी मेहनत से इसने अपने इन्वेंशन किया, इतना फीस भरा, इतना हमारा टाइम वेस्ट किया टू फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, उसके बाद इसने क्या किया, उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी कोई एप्लीकेशन आएगी ना विथ न्यू इन्वेंटिव स्टेप्स, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि शायद इस बार भी तुम फीस पे नहीं करो और तुम्हें ग्रांट भी हम उस रीजन से ना सही पर किसी ना किसी रीजन से तुम्हें ग्रांट देना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम खुद से सरेंडर करें ना तो एक गुड इमेज बनती कि सर ट्राई किया, अच्छा गया, मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए हमको यूज नहीं लग रहा है या पब्लिक के लिए इतना ज्यादा ये रीच नहीं जा रही है इसकी, तो हम सरेंडर करना चाहते हैं या हमें अब ये पेटेंट नहीं चाहिए। तो हमारे जैसा सेम इन्वेंटिव स्टेप किसी को अगर लेना है तो वो जाके इसमें पेटेंट अप्लाई कर ले। ठीक है, तो सेक्शन 63 बोलता है पेटेंटी टू ऑफर सरेंडर हिज पेटेंट एनी टाइम गिविंग द नोटिस टू द कंट्रोलर व्हेन सच ऑफर, कंट्रोलर के पास आएगा वो इसे पब्लिश कर देगा कि हाँ इसने अब क्या कर दिया, अपना पेटेंट सरेंडर कर दिया। नथिंग मच टू लर्न, पर बेसिक चीज है कि आपने एप्लीकेशन देनी है और सरेंडर कर लेना है। ठीक है, एक बार रीड कर लो फटाक से। डन। इसकी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। एक बार मार्क करो, इससे पहले हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जब कोई ऑपोजिशन करता है पेटेंट में, ठीक है, सेक्शन सेक्शन ऑपोजिशन सेक्शन 25, गुड। सेक्शन 25 में जब हमने ऑपोजिशन पढ़ा तो हमने क्या क्या ऑपोजिशन पढ़ते कि सर इसका ना इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, पब्लिकली नोन है ये, ठीक है, उसके बाद यूजफुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है, नॉवेल्टी नहीं है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स नहीं है, इसने प्रायोरिटी डेट वैलिड वाला क्लेम नहीं है इसका, इसके जैसा क्लेम ऑलरेडी किसी और ने पहले से अप्लाई कर चुका है, ऐसे बहुत सारे ऑपोजिशन पढ़े थे। इसमें क्या हो रहा था, ऑपोजिशन में दूसरा बंदा हम पे उंगली उठा रहा था। ठीक है, अब हम रिवोक कर रहे हैं, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा पेटेंट पब्लिकली यूजफुल नहीं है, हमारे पेटेंट में जो हम क्लेम मांग रहे हैं वो ऑलरेडी प्रायोरिटी डेट में कोई और भी मांग चुका है। तुम्हारी इमेज अच्छी होगी, अगर तुम अच्छे होगे तो तुम खुद इन इन सेम रीजंस की वजह से क्या कर सकते हो, अपना पेटेंट रिवोक भी कर सकते हो अंडर सेक्शन 4। अच्छे लोग होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो ऑपोजिशन में हो जाएगा काम, नहीं तो काम चलता रहेगा। देखो मैंने मार्क किया हुआ है, सिर्फ पहले वो देख लो, फिर तुम एक बार रीड कर लेना। सेम चीज, पहला वैलिड क्लेम अर्लियर प्रायोरिटी डेट में किसी और पेटेंट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अनदर पेटेंट है जिसको ग्रांट हो चुका है, इसलिए मैं अपना रिवोक करता हूं। ठीक है, पर्सन जिसने फाइल किया है एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट नहीं है उसकी एप्लीकेशन, रॉन्गली राइट्स ऑब्टेन करने की कोशिश की है, उसको रियलाइज हो गया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट एन इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, तुमने कुछ इन्वेंटिव भी करना होता है, सारी बातें दे दी इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेंशन है। being claimed is not new having regard with what is publicly known, मतलब तुमने ऐसा क्लेम किया था कि ये publicly unknown है पर एक्चुअल में तुम्हारा publicly known निकला। यूजफुल भी नहीं है, obvious and lacks any inventive steps, वो भी नहीं है। मेथड विच इज टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट सफिशिएंटली और फेयरली डिस्क्राइब्ड, तक हमको रियलाइज हुआ हमने डिटेल्स अच्छे से दी नहीं है कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, एनी क्लेम नॉट डिफाइंड प्रॉपरली और बेस्ड ऑन द मैटर, हमने अपना क्लेम भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया, हमसे बेटर दूसरे लोग क्लेम डिफाइन कर रहे हैं। फॉल्स सजेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन सारे झूठे हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू एनी क्लेम और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये नॉट पेटेंटेबल है, जो हमने बोला वो उसमें पेटेंट नहीं मिलता। पेटेंट किस में मिलता है, जब कोई नॉवेल्टी हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इन्वेंटिव स्टेप्स हो, ठीक है, और 3 और 4 में नहीं हो। क्लेम्स वाज सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया बिफोर द प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम, तुमको मिला ही नहीं, उसके बावजूद भी तुम उसे यूज कर रहे थे, एज सीक्रेट रहेगा ये, जबकि तुमने सीक्रेसी क्लेम नहीं मांगा था उनसे। हैज नॉट बीन डिस्क्लोज सेक्शन, हाँ सेम चीज है ये, the in where the information under section 8 has not, तुमसे
कंट्रोलर ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तुम डिस्क्लोज नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन, अब तुम्हें क्या करना है, उसे रिवोक करना है। एनी डायरेक्शन ऑफ सीक्रेसी कॉन्ट्रवेन बाय द एप्लीकेंट, तुमको कहा था कि इसे सीक्रेट मेंटेन करना, ये डिफेंस वाला पेटेंट है, फिर भी तुमने उसे मेंटेन नहीं किया और तुम इसे खुद से रिवोक करना चाहते हो। परमिशन टू अमेंड ऑफ कंप्लीशन obtained by fraud, does not disclose or mentions wrong sources, geographical origin, same point और traditional knowledge वाला है ऑलरेडी तुम्हारा पेटेंट, इसलिए तुम क्या करना चाहते हो, रिवोक करना। सेम पॉइंट्स हैं एज इट इज ऑपोजिशन, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर एक आध पॉइंट है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो सारे पॉइंट्स फटाक से। मार्क किया जैसे मैंने मार्क किया है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ऑपोजिशन की टॉपिक्स। रेवोकेशन सेक्शन कौन सा है, 64। हो गया पढ़ के? इजी है, वैसा ही है ऑपोजिशन जैसा ही। हाँ, चलो। वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशंस एंड जनरल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट क्यों दे रही है पेटेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों दे रही है, कैसे वर्क करते हैं पेटेंट्स, मिलने के बाद क्या होगा, इनोवेशन और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और जीडीपी और एक्सपोर्ट्स गुड और एनवायरमेंट, हेल्थ इश्यूज सब रिजॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, सेक्शन 83 बोलता है कि कुछ फॉलोइंग कंसिडरेशंस की वजह से हम पेटेंट देते हैं, कि ये बातें ध्यान में रखते हुए भी देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो नया है, यूज में आएगा नहीं आएगा। हर बार हम कमाने के लिए नहीं सोचते हैं, हम कई बार कुछ नई चीजें देखने के बाद भी सोचते हैं कि यार ये पेटेंट लायक चीज तो है। पहला है कि वो ग्रांट इसलिए होता है टू एनकरेज इन्वेंशंस, ठीक है, टू एनकरेज इन्वेंशंस, और इंडिया में ये काम करे, भले डिले हो लेकिन अच्छे कमर्शियल स्केल पे पहुंचे टू फुलेस्ट एक्सटेंट, मतलब अच्छा खासा बिजनेस भी करे इसका पेटेंट। ठीक है, तो एनकरेज इन्वेंशंस तब होंगे कि जैसे किसी ने इन्वेंशन अपना पेटेंट कराया, ठीक है, उसके बाद हमने उसे मार्केट में बेचा और वो बहुत अच्छा कमाया। ठीक है, अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो देते हैं, जेल बाथ वॉश जो हमने लिया था, मार्केट में बहुत ज्यादा है वो चला, तो तुम सबको भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट होगा, अगर तुम कुछ ना कुछ बनाने में इंटरेस्टेड हो या कुछ टेक्निकल चीजों में करने में, तो तुम भी इंटरेस्ट, यार मैं भी ऐसा कुछ ब्रांड बनाता हूँ, मैं भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, मार्केट में बेचूंगा, ये तो देखो कितने अमीर हो गए हैं। ठीक है, there are not they are not granted merely enable patent to enjoy monopoly for the importation of the patent article, सिर्फ monopoly enjoy करने के लिए हम नहीं देते, हम चाहते हैं कि आप वो चीज enjoy करो, but that is not the only reason। ठीक है, the protection इसलिए भी देते हैं ताकि तुम प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करो, ट्रांसफर एंड डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और लोगों को यूज हो और नॉलेज हो कि कैसे टेक्निकल चीजें यूज करते हैं और कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले कोई भी चीज स्विच जाके चालू करते थे, अब एक जगह बैठ के एक आईपैड से सारे स्विच, इवन कर्टन्स भी चालू हो जाते हैं। दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस कैन बी पेटेंटेड क्योंकि आपने नई टेक्नोलॉजी बनाई है। ठीक है, the patents granted do not impede protection of public health and nutrition should act as instrument to promote public interest। मैंने बोला हेल्थ के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हमारे हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करोगे या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाओगे, तो उसको भी हम एनकरेज करेंगे और पेटेंट देंगे। ये हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है, कंट्रोलर ये चीजों को ध्यान में रखता है, यही बातों को कंसिडर करता है जब कोई पेटेंट आता है। पहला क्या है,
एनकरेज इनोवेशंस, इन्वेंशंस वी वुड से, एनकरेज इन्वेंशंस। दूसरा क्या है, मोनोपोली जरूरी नहीं है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना, ठीक है। और फिर फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिफ्थ, prohibit, the patent granted do not in any way prohibit central government taking measures to protect public health। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये मेडिसिन पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छी है तो हम उसको रोक नहीं सकते, इसको अगर पेटेंट कराना है तो वो अपने अपने दम पे भी आके उसको पेटेंट करा सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट है। पेटेंट राइट इज नॉट अब्यूज बाय द पेटेंटी और person driving title or interest on patent, patentee and the patent of the person driving title unreasonable restrain trade or adversely affect international transfer और टेक्नोलॉजी। हम इस चीज को कभी, आपके जो राइट है वो एक्सक्लूसिव राइट है, चाहे जो करना है कर सकते हो, लेकिन हम इस चीज को एनकरेज नहीं करेंगे कि आप इसे अब्यूज करो। मतलब कि अगर मैं वो जेल बात बना रही हूँ तो मैं बताओ उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, 200 रुपए। ठीक है भाई मैम आप 200 रुपए में भेज दो, क्या ये जेल है? मैं बोलूंगी नहीं यार 500। पेटेंट वाले कंसिडर कर लेंगे कि चलो ठीक है कुछ नया है, कुछ इन्वेंशन है। 200 रुपए में तो नॉर्मल पानी वाला भी बॉडी वॉश आता है, तो ये तो आपको बिना पानी के यूज हो रहा है ना, तो मुझे तो एक्सपेंसिव बनाना पड़ेगा। अब मैं इसी की ही प्राइसिंग 5,000 के ऊपर रख दूं तो ये अब्यूज हो रहा है। ठीक है, जब मैंने तुम्हारी नीड्स पूरी कर दी उसके बाद मैंने उसका रेट एक्सट्रीमली 5,000 कर। जियो ने भी किया था, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईयरली सब कुछ प्लान्स वगैरह दिए, उसके बाद कॉस्ट मिनिमल रखी, बहुत ज्यादा नहीं रखी कंपेरेटिवली टू अदर सिम कार्ड्स, मिनिमली है। तो इसीलिए हम उसको, अब वो अब्यूज करता, वही रेट आप सबने तो जियो सिम ले ली, वही रेट, नंबर भी सालाना आपने कितनी जगह दे दिया होगा, वही रेट अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव करते, कुछ लोग जेन्युइनली पे भी करते, तो उसकी तो चल चांदी हो जाती। तो ये चीज अलाउड नहीं है, उसका अब्यूज करना हम अलाउड नहीं करते, उसके अब्यूज करने को हम एनकरेज नहीं करते। हम ये चीज देखते हैं कि आप किस प्राइस पे मार्केट पे से स्केल करोगे। ठीक है, द पेटेंट ग्रांटेड टू मेक द बेनिफिट ऑफ द पेटेंट इन्वेंशन अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस टू द पब्लिक। सेकंड पॉइंट वही है कि हम तुम्हें एंजॉय करने देंगे, तुम एक रीजनेबल प्राइस रखो, अफोर्डेबल प्राइस रखो पब्लिक के लिए, और फिर तुम उसके कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किन किन बातों पे एनकरेजमेंट मिलता है? इन्वेंशंस पे, कमर्शियली स्केल करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोपोली एंजॉय करने के लिए हम देते हैं, पर सिर्फ मोनोपोली एंजॉय करने के लिए हम नहीं देते। ठीक है, हम प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को। पब्लिक हेल्थ के लिए अगर कुछ दोगे पब्लिक इंटरेस्ट में तो हम उसको तुरंत पेटेंट कर देंगे। ठीक है, हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पब्लिक हेल्थ के लिए उसे कोई पेटेंट कराना है। ठीक है, हम अब्यूज नहीं करते हैं आपके राइट्स को, पर अगर आप इसे करोगे तो हम पेटेंट नहीं देंगे। और लास्ट, अफोर्डेबल प्राइस पे बेनिफिट्स टू द पब्लिक दोगे तो हम जरूर आपके पेटेंट को एनकरेज करेंगे। ठीक है, सेक्शन कौन सा हो गया? 683, वर्किंग ऑन पेटेंट इन्वेंशंस। हमने आज कौन कौन सेक्शन पढ़े अभी? 60 क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स पेटेंट। ठीक है, 61 62 उसी से रिलेटेड है। 63 क्या है? सरेंडर। 60 क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स पेटेंट। 63 सरेंडर एंड रिवोकेशन। 64 ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन। ठीक है, उसके बाद सीधे 83 वर्किंग ऑफ पेटेंट्स इन्वेंशन। अब लास्ट टॉपिक है कंपलसरी लाइसेंस, ऑलमोस्ट लास्ट है ये, कंप्लीट उसी के रिलेटेड है सारा। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, वही स्केल पे आ जाते हैं। मैंने एक ऐसा फोन बनाया है, फोन साइज का वेइंग मशीन बनाया है जो आपको फोन साइज का है, जिस पे आप खड़े होगे तो आपको वेट बताएगा। ठीक है, अब मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसे मुझे कमर्शियली स्केल कब करने मिलेगा? समझो क्या, जेन्युइनली जब आप पेटेंट कराते हो 3 साल बाद आपको इसे कमर्शियली स्केल करने मिलता है। कमर्शियली स्केल करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कंट्रोलर से। ठीक है, कि मुझे ना इसे मार्केट में बेचना है तो मुझे इस चीज का लाइसेंस चाहिए कि मैं अपना पेटेंट ही बेच सकूं। कि मेरे पास तो वैसे भी एक्सक्लूसिव राइट्स है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी आ सकता है, तुम जैसे लोग, जिम वाले, कि ये बेच वेच पा रही है नहीं, हमें दो इसका लाइसेंस, हम तुम्हें बताते हैं इसे पब्लिकली कैसे अवेयर कराना है, कैसे लोगों को यूज कराना है, कैसे इसको स्केल कराना है। और एक्चुअली ये प्रोडक्ट इन्वेंशन इतना अच्छा है कि मैं चाहता हूँ हर घर में ये प्रोडक्ट हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इंटरेस्टेड पर्सन या एनी पर्सन जो इसको यूज कराना चाहता है, मार्केट में बेचना चाहता है, इस पेटेंट से कमाना चाहता है, उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब मैम पेटेंट आपने कराया, आपके पास क्यों नहीं आ रहा?
ठीक है, हमारे पास ही आएगा, लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोलर को जाएगी। ठीक है, अब मैं अलाउ करूंगी नहीं अलाउ करूंगी वो हमारे टर्म्स हैं, पर कंट्रोलर से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इससे तो बन नहीं रहा है, हमें लाइसेंस दो, उसका भी हमने एक प्रोविजन डाला हुआ है। ठीक है, टॉपिक का नाम है कंपलसरी लाइसेंस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ऑथराइजिंग गिविंग टू द थर्ड पार्टी बाय द कंट्रोलर जनरली टू मेक यूज और सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, लाइसेंस किसको मिल रहा है? थर्ड पार्टीज को। किस लिए? कि मार्केट में वो क्या करें, या तो खुद यूज करें, या सेल कर सके, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सके पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि कंप्लीट पेटेंट किन चीजों के लिए मिलता है? प्रोसेस के लिए और प्रोडक्ट के लिए, विदाउट नीड ऑफ परमिशन ऑफ पेटेंट ओनर। हमको पेटेंट ओनर की परमिशन नहीं चाहिए। द कंसेप्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल्स विद एक्सप्रेस मेंशन इन बोथ इंडिया। अब मेरे को ऐसा एक प्रोडक्ट दिखा, ठीक है, मेरे को ऐसा एक प्रोडक्ट दिखा, मुझे ओनर के कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे ओनर मिल नहीं रहा, पता नहीं दुबई में जाके बैठ के कहीं चिल कर रहा है, लेकिन मुझे मार्केट में इस प्रोडक्ट के साथ स्केल होना है, तो मैं कंट्रोलर को जो इंडिया में है उसको अप्लाई करूंगी एप्लीकेशन के थ्रू कि मुझे इस चीज का लाइसेंस चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। आप उनसे बात कर लो, आप उनसे परमिशन ले लो, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो, मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है वट तो वो मुझे अलाउ कर देंगे। फ्यू थिंग्स हैं जो वो कंसिडर करेंगे, उसके बाद वो मुझे अलाउ कर देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल वगैरह भी ट्रिप्स अग्रीमेंट के बाद अलाउ हो गया था। एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years। ये लाइसेंस कब मिल सकता है बच्चे? 3 साल के बाद, फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट दैट अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। मैं बोल रही हूँ तुमने ये जो बनाया है उससे पब्लिक की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। तुमने जो पेटेंट इन्वेंशन कराया है वो पब्लिक को रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है, और द इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी इन इंडिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इंटरनेशनल स्केल कर लूँ, तो मैं इसलिए भी आपसे लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। किन 3 बातों के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं हम? कि आपका इन्वेंशन पब्लिकली पहुंचा नहीं है, आपके इन्वेंशन की प्राइस सही नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, या फिर इंडिया में ये वर्क किया ही नहीं है, तो मैं से या तो इंडिया में वर्क कराना चाहता हूँ या फिर इंटरनेशनली। ठीक है, 3 साल। कहाँ कहाँ बेचा? कौन सा प्रोडक्ट मिलने लग गया? 3 साल हो गए होंगे, किसी ने बेचना नहीं चालू किया, तो वो खुद तो यूज कर सकता है ना। तभी तो वो यूज करने के बाद ही तो बताएंगे ना इसके क्या क्या यूजेस है। वो शार्क टैंक में आई इन्वेस्टमेंट लेने कि हमें इसे कमर्शियली स्केल करना है, हमें पैसे दो, हम कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, वो यही सबसे पहले बोलते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे करें। ठीक है, अभी तक जितने पेटेंट वाले प्रोडक्ट आए हैं या तो उनने अप्लाई करके उनको 3 साल हो गया होगा, या फिर ऐसे लोग आए थे जो बोलते हैं हमने ले लिया है इसका पेटेंट, इस प्रोसेस का पेटेंट हमने ले, तो ग्रांट हो गया होगा ना, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बताते हैं वो कब मिला है, बस बताते हैं मिल गया है। ठीक है, लॉ में लिखा है 3 साल, मतलब उसके पहले कोई नहीं कर सकता। नहीं, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिक्वायर्स एवरी एप्लीकेशन फॉर कमर्शियली लाइसेंस कंटेन अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट द नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट देयर टुगेदर विद सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड अपॉन द फैक्ट्स अपॉन एप्लीकेशन बेस्ड। तो मैं पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि मुझे क्यों ये पेटेंट चाहिए, मैं इसका क्या करने वाला हूँ, मेरे को इसके आगे कैसे यूज करवाना है, मेरे को पब्लिकली मैं किस तरीके से पहुंचाऊंगा, वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी इन द कंप्लीट एप्लीकेशन, जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब क्यों, मतलब उन्होंने क्वेश्चंस दिए होंगे और उनके आंसर्स आपको देने हैं व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ compulsory license. The considering the application of compulsory, the controller is required to take following things in account. किस टाइप का नेचर है इन्वेंशन का, कौन से इन्वेंशन को ये चूज कर रहा है कि इसे पब्लिकली देना है। ऐसे सारे पेटेंट्स के लिए तो आपको लाइसेंस मिल नहीं सकता। जेन्युइनली आप बताओगे कि यार एग्रीकल्चर की मशीन है या मेरे जैसी वेइंग मशीन है, उसको मुझे कमर्शियली, तो वो कंसिडर करेगा कि ये किस टाइप का इन्वेंशन। दूसरा, एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज, ये लेने तो आ रहा है, क्या खुद केपेबल है भी कि नहीं पब्लिकली एडवांटेज करने के लिए, क्योंकि जिसने पेटेंट बनाया वही नहीं कर पाया, तो तुम कैसे करोगे, तो वो मैं चेक जरूर करूंगा। द कैपेसिटी जो एप्लीकेंट टू टेक द रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या वो इतना फाइनेंशियली केपेबल है कि इतना पैसा वो लगाएगा तो वो लाइसेंस को लेने के बाद इन्वेंशन पब्लिकली दे पाएगा कि नहीं। एज टू वेदर द एप्लीकेंट हैज मेड एफर्ट्स टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द पेटेंटी, मतलब एक बार वो पेटेंटी से भी बात करने की कोशिश कर चुका है, रीजनेबल टर्म्स में वो उसको नहीं दे रहा, इसलिए वो हमारे पास आया है। तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि वो दुबई में बैठा है, मेरे को कॉन्टैक्ट मिल ही नहीं रहा है, मेरे को बंदा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं ये पता करने के लिए कि वो बंदा एग्जैक्टली है कहाँ।
ठीक है। अब ये जो इतने 4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है? नेचर ऑफ इन्वेंशन, एबिलिटी ऑफ दैट एप्लीकेंट, फाइनेंशियली केपेबल है कि नहीं रिस्क लेने के लिए, और चौथा उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए होंगे या एफर्ट्स डाले होंगे टू नो हु इज द ओनर ऑफ द पेटेंट। ठीक है। अब ये चारों बातें हम नहीं देखेंगे जब कोई इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो। ठीक है। और तुम्हें पता है कोई ऐसा पेटेंट एग्जिस्ट करता है और हमारे कंट्री में एक इमरजेंसी आ गई तो तुम उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम ये बातें नहीं ध्यान देंगे। ठीक है। इन बातों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तुम करो इसको पब्लिक, जहां जहां यूज चाहिए। तुम ऑब्वियसली नॉन कमर्शियल यूज के लिए ही ले रहे हो क्योंकि अभी इमरजेंसी है, इसमें पैसा कमाने की तो बात होगी नहीं, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रीम अर्जेंसी में तुमको दे सकते हैं। In the contest, it has been clarified the reasonable requirement of the public shall deem not to be have satisfied if by reason of refusal of the patentee grant of license or license on the reasonable terms. मैं क्यों मांगने आई? क्योंकि तुम्हारे पेटेंटी ने मुझे मना कर दिया कि मैं इसका लाइसेंस नहीं दूंगा। ठीक है। कि मैं एग्जिस्टिंग ट्रेड वगैरह खुद देख लूंगा या तुम मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाओगे, प्रेजुडिस यानी अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द पेटेंट हैज नॉट बीन मेट टू द एडिक्वेट एक्सटेंट ऑन द रीजनेबल टर्म्स। और मैं तुमसे लाइसेंस इसलिए मांगने गया था कि मैं तुम्हारा ट्रेड बढ़ाना चाहता हूँ और पब्लिकली तुमने उतना रीच भी नहीं किया जितना तुम्हारा पेटेंट प्रोडक्ट रीच करने जाता है, पर तुमने मुझे क्या किया? लाइसेंस के लिए मना कर दिया। सेम पॉइंट दोबारा है, मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द पेटेंटेड आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नॉट बीइंग सप्लाइड और डेवलप्ड। तुमने जो प्रोडक्ट बनाया वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन तुमने वो नहीं किया। इसलिए हम थर्ड पार्टी को लाइसेंस देने के लिए सेटिस्फाई होते हैं कि भाई शायद वो इस चीज को एक्सपोर्ट करे। द एस्टैब्लिशमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया इज प्रोड्यूसराइज। तुमने वो चीज अभी तक स्टैब्लिश ही नहीं की है कि इसको कमर्शियल किया जा सकता है। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस किसको मिलता है? थर्ड पार्टी को। क्यों देते हैं? मेक कर सके, सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर। किसको एप्लीकेशन फाइल कर रहा है? कंट्रोलर को। कंट्रोलर देने के टाइम पे कुछ 4 बातें ध्यान रखेगा, वो क्या क्या है? नेचर ऑफ द इन्वेंशन, एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट के, फाइनेंशियल कैपेसिटी और रीजनेबल टर्म्स एफर्ट्स उसने लगाए हैं टू मीट द पेटेंटी। ठीक है। फॉर द लाइसेंस। उसके बाद कुछ चीजें जो वो देखना चाह रहे हैं कि ये भाई फॉलोइंग चीजें सेटिस्फाई होंगी तो हम आपको क्या करेंगे? दे देंगे। by reason of the condition imposed not protected by the patent established developed or industry is prescribed। मतलब तुमने जिस चीज का लाइसेंस लिया है उसमें तुम जिस चीज का क्लेम मांग रहे हो वो सही क्लेम नहीं है। इसमें और भी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए तुम क्लेम मांग सकते थे, उसके लिए तो तुमने पेटेंट लिया ही नहीं है, उसको तो तुमने प्रोटेक्ट कराया ही नहीं है। ठीक है। द पेटेंट इम्पोज, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे वेइंग मशीन जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ? फोन से हो सकता है। इसमें एक और चीज है, इसको कभी जीवन में ना सेल लगाना पड़ेगा ना चार्ज करना पड़ेगा, तो इसका भी तो क्लेम मांगा जा सकता है ना कि इसमें किसी और कोई और बैटरी का यूज नहीं है, कोई और चिप का यूज नहीं है, इसमें सब इनबिल्ड है, ये जिंदगी भर चलेगा, तो ये भी तो पेटेंट कराया जा सकता है, पर ये मैंने कराया नहीं है, तो वो मेरी बुद्धि पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार किसी और लायक बंदे को लाइसेंस दे दो। Patentee impose a condition upon the grant of licenses under the patent to provide exclusive grant back preventive to challenge to validity of the patent या co-opsive packages licensing। जब लाइसेंस देने की बात आती है तो मैंने क्या किया है, लोगों को पैकेजेस बनाए हैं, अजीब से रेट डाले हैं, चैलेंजेस बनाती हैं कि अच्छा तुम मार्केट में इसमें अगर 2 रुपए कमाओगे तो उसमें से 2.5 रुपए मेरा। अरे 2.5 कैसे आएगा? 2 ही तो आ रहा है, उसमें से 1 मांगो, 1.5 मांगो, तुम 2.5 कैसे मांग सकते? तो ऐसी ऐसी सारी चीजें पुट कर दी है, इसलिए वो कहाँ आया है? कंट्रोलर के पास लाइसेंस मांगने आया है। ठीक है। इन्वेंशन नॉट बीइंग वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है। Same E point, the working of the patent invention in territory of India on the commercial is being prevented or hindered by the importation from the abroad by patent। कुछ चीजें जो इंडिया में भी मिलती है, पर पेटेंट ही क्या कर रहा है? वही सारे रॉ मटेरियल्स अब्रॉड से लेके आ रहा है और फिर इस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो और एक्सपेंसिव होता जा रहा है, और इम्पोर्टर्स ने इतना इस पे चार्ज डाल रखा है कि इसको उसी से ही लेना पड़ेगा। इतना उन कंपटीशन एक्ट में जैसे अपन ने पढ़ा है, ठीक है, इतना उसने उस पर डाल के रखा है कि हम ही से ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए भी उसको दिक्कत हो रही है कि वो कमर्शियली स्केल नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसको पर्सन, वो पेटेंट और द पर्सन क्लेमिंग, वो ये चीज क्लेम कर रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेजिंग फ्रॉम द इम्पोर्टर, द पर्सन अगेंस्ट हुम द पेटेंट इज नॉट टेकिंग एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, ना ही वो इसके इन्फ्रिंजमेंट्स राइट्स के अगेंस्ट प्रोसीड कर पा रहा है, तो थर्ड पर्सन आके लाइसेंस ले ले और इसे प्रोसीड करा दे। ठीक है। अब
छोटे छोटे टॉपिक्स है, बस इतना समझो। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय द कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग। अब तुमने पेटेंट ले लिया लेकिन क्या कर रहे हो, तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, उसमें काम ही नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। सेम टॉपिक है, एक बार बच्चे रीड कर लेना, ठीक है। जैसे ऊपर रिवोकेशन में वो खुद कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद द एप्लीकेशन, जब रिवोकेशन की एप्लीकेशन आएगी तो यहाँ तुम्हारे पास कंपलसरी लाइसेंस आएगा, तो कंट्रोलर क्या करेगा, फॉलोइंग चीजों को कंसिडर करेगा, सेटिस्फाई खुद को करेगा कि एप्लीकेंट सही है कि नहीं, उसके बाद यही प्रोसीजर फॉलो करके उसको ग्रांट कर देगा लाइसेंस या फिर रिवोकेशन। पावर ऑफ द कंट्रोलर इज ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस। लाइसेंस एक्चुअल में कौन दे रहा है, कंट्रोलर, तो उसके पास पावर है कि देना है कि नहीं देना है। वही चीज में अगर कंट्रोलर को सेटिस्फाई कर दोगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यूज सेल ऑफ मटेरियल्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रीजंस ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द पेटेंटी अपॉन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द पेटेंट। अब जब क्या होता है कि पेटेंटी, मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया मशीन, तुम बोल रहे हो कि मैम हमें दो, हम बेचेंगे, मैंने बोला लाइसेंस में दे दूंगी पर मैं तुम्हें ना बेचने का, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसे कुछ भी करने का कुछ भी करने की परमिशन नहीं देती, तो क्या मतलब मैं आपसे लाइसेंस लूं ही क्यों। तो हम किसके पास गए हैं, कंट्रोलर के पास। तो जब कंट्रोलर इन चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है कि यार इसको तो वो राइट्स ही नहीं दे रहा है लाइसेंस देने के बाद, इसलिए मैं इसका प्रोसीजर फॉलो करता हूँ और मैं इसे लाइसेंस देता हूँ। फिर लिखा है अपॉन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अपॉन द परचेज, हायर और article process he may order grant license under the patent to such customers of the applicant as he thinks fit to the applicant। दो वर्ड्स बार बार है, पेटेंटी और एप्लीकेंट। यहाँ पे एप्लीकेंट कौन है, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, पेटेंटी कौन है, जिसको पेटेंट ग्रांट हो गया। इसके पहले वाले सेक्शंस में अपन एप्लीकेंट एप्लीकेंट वर्ड यूज कर रहे थे जब पेटेंटी ही अप्लाई कर रहा है कि मुझे ग्रांट दे दो पेटेंट का, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर ग्रांट के सेक्शन है, यानी अब एप्लीकेंट कौन हो गया है, कंपल्सरी लाइसेंस के लिए जो अप्लाई कर रहा है। जहां जहां रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स पब्लिकली प्रूव हो जाएंगी कि हाँ आप लाइसेंस इसलिए ले रहे हो, मैंने सेटिस्फाई कर दिया है कि आप ये सब पब्लिक डोमेन में लेके आओगे और उसके बाद सब इसका यूज करेंगे, तो मैं आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दूंगा। टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, जहां उसको लगेगा कि ये सही नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं है, तुमने रॉन्गली टाइटल लिया है, तो मैं तुम्हारा लाइसेंस भी क्या कर दूंगा, टर्मिनेट। टर्मिनेशन यानी कैंसिल, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स, अपन ने ट्रिप्स पढ़े थे, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ठीक है। और अपन ने एक पढ़ा था पीटीसी, पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ठीक है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में क्या हो रहा था बच्चे, 150 अबव, ठीक है, 150 अबव कंट्रीज के लिए आप क्या कर रहे थे, सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे। अब क्या पॉसिबल है कि सेम टाइम में हर जगह इंटरनेशनली पेटेंट फाइल कर लेना, मैंने आज ही लिया, और कई बार ऐसा होता है इंडिया में ले लिया, 6 वीक्स रुके, अब इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे, इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे, पहले मैं गई रशिया, फिर मुझे जाना है यूरोप, ठीक है। अब ये तो कॉन्टिनेंटल ऐसे एरियाज हो गए, सपोज अगर हम कंट्री वाइज भी लेते, रशिया गई, ठीक है, तो रशिया में अप्लाई किया, जब दूसरी जगह गई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गई, तो उन्होंने क्या बोला, प्रायर क्लेम प्रायोरिटी डेट रशिया में ले चुके हो, ठीक है, फिर से वही क्लेम लेने आ रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है इन बिटवीन कंट्रीज। पर हमने इंटरनेशनल अरेंजमेंट सेक्शन 133 से 139 तक वो सारी चीजें कवर की, जहां आप ये ट्रीटी में एंटर हुए, यानी क्या होता है, इसको हम सिग्नेटरीज बोलते हैं। फिर अपन बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आप इंटरनेशनली आपकी कंट्री किसी और के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है, वहां पे भी सिग्नेटरी है, तो भी हमको चलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब तुम एप्लीकेशन फाइल करते हो, एक जगह बैठ के सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में फाइल नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में करते हो, तो ड्यू टू दीज अरेंजमेंट्स इन एन अग्रीमेंट्स में जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे वैसे वैसे हम आपको पेटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। इसमें हम आपको अलाउ करेंगे कि प्रायर क्लेम आपने कहीं और लिया हुआ है तो चलेगा, हमारी कंट्री में भी अगर लेने आते हो तो, क्योंकि आपकी कंट्री उस अग्रीमेंट या ट्रीट के सिग्नेटरी है, ठीक है। इसको एक बार रीड करना है, अभी मैं बता रही हूँ, पहले चैप्टर खत्म होने दो। पेटेंट एजेंट कौन होगा बच्चे, पेटेंट एजेंट हम लोग, अगर हमने पेटेंट का एग्जाम दे दिया है तो हम क्या है, पेटेंट एजेंट है, हम अटॉर्नीज हैं उसके लिए, उसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसके लिए जितने ड्राफ्ट्स होंगे हम वो बनाएंगे, 18 महीने की बात हम ध्यान रखेंगे कि पब्लिश हो गया, 18 महीने बाद क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम पेटेंट एजेंट है। वो पर्सन जो ड्राफ्टिंग और स्पेसिफिकेशन, मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, सब्सिक्वेंट करस्पॉन्डेंस,
with the patent office objection raised at the hearing filing opposition and defending application against the opposition, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट. तो ऑपोजिशन के अगेंस्ट बात करने जाए, तुम्हारे फेवर में बात करने जाए, वो लोग कौन है? पेटेंट एजेंट. खुद पर्सन नहीं जाता, एजेंट जाते हैं. तो ये एक टाइप के एडवोकेट्स हैं. ठीक है. पेटेंट ऑफिस एंड एस्टैब्लिशमेंट, पता है कहाँ कहाँ ऑफिस है पेटेंट का? इतना पढ़ रहे तुम लोगों ने, ये चेक करने की कोशिश नहीं की. मुझे लगा कोई तो की इंटरेस्टेड होगा. हाँ, और अच्छा, और गुड, अच्छे बोले, चारों सही बोले हैं. यही मेन 4 कंट्रीज में ही है अपने पास पेटेंट ऑफिस. और यहाँ पे सिटीज मेन, यहाँ पे जबलपुर का फिर अपन को देखना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन कहाँ जाता है. मुंबई हुआ ना, ग्वालियर कहाँ बोला तूने? भाई ग्वालियर कैसे हुआ पेटेंट के लिए? तूने खुद ने 4 जगह बताई, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई. तो कहाँ, जो ग्वालियर कहाँ है इन चारों में? ठीक है. अपील टू हाई कोर्ट, अगर दिक्कत हुई कंट्रोलर की बातों से तो किसके पास जाओगे? हाई कोर्ट के पास. पहली बात, आपको अपील करने का राइट नहीं है. कंट्रोलर ने जो बोला वो फाइनल एंड डिसाइडेड होता है. लेकिन कुछ सेक्शंस के अंडर, सेक्शन 15, 16, 17, यहाँ से लेकर 94 तक, आपको कुछ डिसीजंस में कंट्रोलर के अगेंस्ट अपील करने देंगे. हर डिसीजन में अपील करना अलाउड नहीं होता है. ठीक है. ये अभी पढ़ो इंटरनेशनल अरेंजमेंट. और एक और रीड करने बोला मैंने. हाँ वही तो, मैंने ग्वालियर क्यों बोल रहा है? रिवोकेशन. कहाँ थी तान्या?